हेलो बच्चों, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी आप? आई होप सभी की प्रिपरेशन बिल्कुल जोरदार चल रही है। सभी बच्चे एप्लीकेशन में जो मैंने सेशंस अपलोड किए हैं उनको ढंग से देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो डेली। इसलिए ये बात तुम्हें याद दिला रहा हूँ ताकि अगर तुम थोड़े भी आलस कर रहे हो तो उस आलस को त्याग दो बच्चों। एप्लीकेशन के 2-3 सेशन पहले के रिकॉर्डेड देखने हैं एज ए रिविजन, है ना। जो करंट में मैंने नए टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ वो देखने हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है केवीएस एमआरएस के लिए, वो तुम्हें देखनी है पूरी। उसको रिवाइज करना है और एप्लीकेशन से टेस्ट लगाना है बच्चों, है ना। जो भी तुम्हें टेस्ट उसमें दिखे वो तुम्हें अटेम्प्ट करना है। चलो बच्चों, लेट स्टार्ट। आज आगे की प्रैक्टिस करते हैं। एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर देना भाई सारे बच्चे। बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे बच्चों आज भी अपन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बच्चों पेज से क्या कह रहा है देखो। हिंदी इंग्लिश मीडियम की चिंता मत करना, कुछ बच्चों को इश्यूज रहते हैं, है ना। अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में बोल दूंगा मैं। वैसे बाईलिंगुअल ही रहती है अपनी स्लाइड्स, कई बार हिंदी में आ जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। बच्चों, उच्चिष्ट का मतलब है मैक्सिमा, निम्निष्ट का मतलब है मिनिमा, उन्नति परिवर्तन मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों की दुविधा खत्म। अभी स्टार्ट करो कि एक्स की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन फंक्शन विल बी मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो आपको ऑपरेट करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए क्या करना है, सबसे पहले सर एफ डैश एक्स निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो एफ डैश एक्स निकाले अपन, कितना आ गया 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। यस और नो? अच्छा, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। वो कितना आ गया बच्चों 6x - 6। फिलहाल इतने से हम काम चलाते हैं। इसको जीरो के इक्वेट हम करते हैं, कर देना इसको जीरो के बराबर। इसको जीरो के बराबर सॉल्व करोगे तो बच्चों 3 कॉमन ले लो। x² माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से x की दो वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई 1 एंड 1, यानी कि x इक्वल टू 1 हमारे पास आ रहा है, जो कि उसने ऑलरेडी हमारे को बोल भी दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये x इक्वल टू 1 पर ये पॉजिटिव देगा, सेकंड डेरिवेटिव या नेगेटिव देगा या क्या देगा देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 रखते हैं, जो हमारे पास पॉइंट आया, तो सर ये तो जीरो वैल्यू दे रहा है। बोलो हाँ या ना? दे रहा है ना जीरो वैल्यू। x इक्वल टू 1 पर 6 - 6 जीरो वैल्यू देगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आता है, जीरो आ रहा है, तो हम थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फिर इस पॉइंट पर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एक और बार अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 6 आ गया, ठीक है। तो जब इसकी जगह पॉइंट रखोगे तुम तो ये नॉन जीरो आ गया बच्चों, रखने की जगह ही नहीं है। तो नॉन जीरो आता ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तुम्हें ढंग से पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन में, नति परिवर्तन बिंदु। थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है सभी का? बढ़े थोड़ा सा आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, एक कर्व दे दिया तुम्हारे को x² इक्वल टू 4y, पैराबोला दे दिया तुम्हारे को, कि उस अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी हैव टू फाइंड आउट विच इज पासिंग थ्रू 1, 2 ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू 4y। तो बहुत आसान है सर। ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बोला था 99.99% क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। अगर वो इक्वेशन, अगर वो अभिलंब है, नॉर्मल है, टेंजेंट है, कुछ भी है, तो सर इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कमर इस बात से टूट ही जाती है बच्चों। अगर पॉइंट गिवन है तो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। देयर इज यूनिक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विच विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट, है ना। बस खत्म बात। और कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा नहीं है जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो बिना किसी विलंब के आप तीसरा विकल्प आंसर लगा देना बच्चों, ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब कोई बच्चे ऐसे घबराना मत कि प्लेन आ गया, 3D का क्वेश्चन है। तो इसको आप कंपेयर करो बच्चों किससे, लाइन से। क्या आपको एक लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी आती है? अगर आती है तो फिर प्लेन में 3 डायमेंशनल में कोई अलग बात नहीं है, एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा लग जाता है बस। और सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न, कोई अलग बात यहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि लाइन में हमने सीखा था बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, देखो ध्यान से, रिवाइज करवा दूंगा तुम्हारे को। इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस हमें निकालनी होती है ना, कैसे निकालते हैं बच्चों? डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नॉन नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, मॉड्यूलस में लेंगे सबसे पहले तो पॉइंट रखेंगे ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, बस वो एक्स्ट्रा लगा दो, तुम जेड भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो हम क्या रखेंगे बच्चों डिस्टेंस के लिए, x की जगह x1 2x1 प्लस y1, y की जगह 1, फिर 2 z की जगह 0 प्लस का 5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतने सी बात है जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और 5 10, और ये आ गया 9, 9 का रूट 3, 10/3 यूनिट विल बी डिस्टेंस। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको अगर 2 डायमेंशनल ढंग से आती है तो 3D में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 3D का फोल्डर एक आज बना दूंगा बच्चों नाइट में ना, डोंट वरी। नेक्स्ट, ये वेक्टर्स में हमने पढ़ लिया बच्चों। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर गिवन देन वैल्यू ऑफ एन। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम क्या जानते हैं, एल बराबर कोस एल्फा, याद है एल एम एन, बी एम बराबर कोस बीटा, एन को हम कोस गामा लेते हैं। तो इनमें रिलेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बस इसको फॉलो करो, आंसर पाओ। यानी कि 1/4 1/9 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो और आंसर लगाओ, इतनी सी बात है बस, है ना। आई थिंक रूट फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, है ना, अंडर रूट लगा दोगे तो। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना बच्चों आराम से। अगर हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे हो तो आपको जब फेयर कॉपी में इसको एंड टू एंड करते हो ना, आप रात को सोने से पहले दोबारा सारे क्वेश्चंस को 2 बार करना, एक बार मेरे साथ साथ, है ना, प्रीमियर में जो तुम देखते हो डेली 9 PM पे, और एक बार फेयर कॉपी में बचो ना, बस फिर आपको रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी इसको ना तरीके से, अगर इस बात को फॉलो करोगे तो। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, 9 प्राप्तांकों का जो माध्य है वो 100 है, और 6 का जो मीन है माध्य है वो 80 है। तो 15 ऑब्जर्वेशन, 15 प्रेक्षणों, प्रेक्षण बोल सकते हो आप ऑब्जर्वेशन को, इसका मीन निकालना। तो कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम्हारे स्टेटिस्टिक्स में, जिन बच्चों ने पढ़ ली एप्लीकेशन में ना। तो कंबाइंड मीन तो ध्यान चल गया बच्चों, पहले वाले का मीन, पहले वाले की ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन का मीन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, और कंबाइंड मीन क्या होता है, n1 को x1 से मल्टीप्लाई करो, n2 को x2 यानी कि सेकंड मीन से करो, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिनोमिनेटर में आ जाओ, खत्म बात। ये अप्लाई करना है, बेसिक फॉर्मूला है। तो 9 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 80 अपॉन 9 प्लस 6, डू कैलकुलेशन वॉट एवर आंसर बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक 92 शुड बी करेक्ट आंसर। कर लो फटाफट फटाफट। पार पड़ रही है सभी के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना। मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माध्यिका निकालनी है जी, है ना, वो ट्रेंगल वाली मीडियन नहीं है ना। तो बच्चों मीडियन के लिए मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि एट फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करो, उसके बाद डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ओड है इवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो यहाँ पे अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे छोटा आई थिंक 54 ही लग रहा है बच्चों अपने को ना, देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए। 54 के बाद मुझे लगता है 59 ही है, आराम आराम से है ना, ऐसे में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है इनमें ना। 59 के बाद 60 यहाँ पे है नहीं, और फिर हमारे को लगता है बच्चों 64 है, फिर 67 है, और फिर 70 है। ठीक है, और 70 के बाद मुझे लग रहा है बच्चों डायरेक्ट 72 है, 73 है, 78 है, और फिर 83 है। काउंटिंग कर लो एक बार इसकी, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6, 4 10 है बच्चों, तो कुछ रह गया 54 59 64 67 70 72 73, 73 के बाद 78 भी आ गया, 78 के बाद 83 भी आ गया,
83 के बाद 90 रह गया है ना, ये लो। अब काउंट करना, 3 और 3 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है। असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो, आई थिंक असेंडिंग ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स हम गिने तो इवन आ रही है, तो इवन आती है तो बच्चों में क्या क्या बोला तुम्हारे को, n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म का एवरेज विल बी द मीडियन रिक्वायर्ड आंसर। तो 10 में 10 का आधा करो, पांचवा पद, 5 और छठा पद ले लो तुम तो बस अगला। इन दोनों का एवरेज हमारा आंसर होगा तो 140 है ना। 142 को 2 से डिवाइड करो बच्चों, 71 शुड बी योर मीडियन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ओड होती तो फिर एक ही होता मीडियन, जरूरत नहीं थी फिर कुछ करने की, है ना। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, है ना। ट्राई करो, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो बस यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, एक चालाकी है थोड़ी सी। देखिए उस चालाकी में तुम फंस रहे हो क्या, चेक करना चाहता हूँ मैं। ट्राई करो सारे बच्चे भाई, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, है ना। तो सर एवरेज निकालने के लिए इनका स्क्वायर का एडिशन करें अपन, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और अप टू स्क्वायर ऑफ n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है सर, 1 से लेके n तक काउंट करें तो n है, लेकिन एक 0 भी तो है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो 0 काउंट करेंगे तो n+1 ऑब्जर्वेशन आर इन, खत्म। तो हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे इसको। अभी 0 का तो कोई यहाँ एडिशन में तो मतलब है नहीं, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगेगा, n × n+1 2n+1 अपॉन 6, और ये n+1 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो n × 2n+1 अपॉन 6। सेकेंड ऑप्शन शुड बी योर रिक्वायर्ड एंड करेक्ट आंसर। बस यहाँ पर जो गलती होती है बच्चों वो कहाँ होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम n ले लें जल्दबाजी में, भाई काउंटिंग में तो 0 भी काउंट होगा ना कि बंदे कितने हैं ना, ठीक है। वेरिएंस ये मैंने तुम्हें बता दिया था बच्चों, डायरेक्ट याद रखना है, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स। मैं टीजीटी बीजीटी की बात नहीं कर रहा, मैं और भी ऐसे एग्जाम जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं मैथ्स के, जिनमें स्टेटिस्टिक्स आती है थोड़ी बहुत भी, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट ध्यान रखो, n² - 1/12 निकाल भी सकते हैं अपन वेरिएंस के फॉर्मूले से। प्रसरण बोलते हैं इसको हिंदी में ना, प्रसरण। इसका भी अगर फॉर्मूला याद हो तो कर पाओगे, वरना इतना टाइम होता नहीं है तुम्हारे पास एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। ये मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार केवीएस में, ध्यान रखना। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द वैल्यूज, मीडियन गिवन है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल थर्ड गिवन है तुम्हारे पास, तो अपन निकालते हैं बच्चों। देखो ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, Q3 + Q1 - ट्वाइस ऑफ मीडियन अपॉन Q3 - Q1, बस डायरेक्ट लगाना और आंसर पाना, ठीक है। Q3 गिवन है तुम्हारे पास, Q1 गिवन है तुम्हारे पास, मीडियन गिवन है तुम्हारे पास, और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, और इस फॉर्मूले को दीवार पे चिपका देना। और एक पीडीएफ मैंने भेजी है बच्चों तुम्हारे को फॉर्मूलाज वाली, वो जस्ट बिफोर वन डे एग्जाम पढ़ने वाली पीडीएफ है ना, कि कल तुम्हारा एग्जाम है तो आज उस पीडीएफ को तुम पढ़ो, है ना, रीड कर लेना एक बार। टेलीग्राम पे शेयर किए मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वाली, उससे तुम्हारा पूरा सिलेबस एक ब्रीफ रिवाइज हो जाता है बच्चों ना, ब्रीफ हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो लगाना फिर कमेंट सेक्शन में देखे आंसर किस किया ना। इन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ द मीन एंड मीडियन आर 5 and 6। देखो जो मीन गिवन है तुम्हारे पास 5 है ना, और मीडियन गिवन है 6। मोड निकालना तुम्हारे को ना, तो कल भी किया था शायद अपन ऐसा क्वेश्चन मैराथन में, मीडियन इज इक्वल टू, है ना, थ्राइस ऑफ मीडियन ट्वाइस ऑफ मीन। कर लोगे आराम से, बस मीन मोड मीडियन का जो रिलेशन है उसको फॉलो करो और आंसर पाओ। थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, सॉल्व कर लेना बच्चों, जो भी आ रहा होगा, है ना। बहुत बेहतरीन सा सवाल है डेफिनेट इंटीग्रल का, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो ब्रैकेट है ना तुम्हारे पास, ये GIF को शो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोशिश करें, मैंने तुम्हें बोला था जब भी हमारे पास कोई स्पेशल फंक्शन होगा तो लिमिट्स ब्रेक करनी होती है हमारे को। अगर यहाँ पे मॉड्यूलस होता तो मैंने मॉड्यूलस की लिमिट ब्रेक करना कैसे तुम्हारे को सिखाई थी बच्चों, कि मोड के अंदर वाला डेटा जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे हम
लिमिट ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी अपन ने काफ़ी क्वेश्चन किए, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहाँ पर वो इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वहाँ वहाँ हमें लिमिट ब्रेक करनी होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली आसान बात, स्क्वायर अंदर है फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम क्या लेंगे, 0 to 1, तो 0 to 1 0 का स्क्वायर 0, तो 0 dx, 1 इंटीजर पॉइंट आ गया इसके बिटवीन। फिर 1 से हम लेंगे √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो 1 dx आ जाएगा, स्क्वायर है ना, इसकी वजह से हमें रूट में लेना पड़ रहा है, √2 से √3 इस इंटरवल में 0 to 2 में, क्योंकि स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा ना एक तरह से वो। तो ये 2 dx और फिर √3 से 2, ये लो जी, ठीक है। तो आएगा 3 dx, बस सिंप्लीफाई करना है तुम्हारे को, अब तो कर ही लोगे आराम से। बिकम 0, ये x आ गया √2 - 1, ये 2 बाहर ले लेना, अंदर x बच गया कांस्टेंट, और इसमें भी 3 बाहर ले लेना, अंदर बच ही गया, बस सिंप्लीफाई करना। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं है, हो सकता है वो माइनस प्लस की मिस्टेक हो। तो कैलकुलेशन तुम कर लेना, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मेन काम था लिमिट ब्रेक करना, ठीक है मेरे भावी अध्यापकों। बढ़े थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन कैसे, देखो सेशन है ना ये हमारे KVS TGT PGT दोनों चारों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सारे सेशन जो भी हो रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स तुम्हें लगे कि ये हमारे TGT में नहीं है, T for टाइम है ना, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, ठीक है। पर देख लो, और ये इस बात का वहम बिल्कुल मत पालना कि TGT का एग्जाम आसान होता है, PGT का टफ होता है ना। बहुत सारे TGT PGT है जिनमें TGT का तो टफ हो जाता है और PGT का आसान हो जाता है। और टफ और आसान की परिभाषा तो केवल वही बच्चे दे पाते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, इस बात का ध्यान रखना। पेपर टफ और आसान का भी नहीं होता, हमारे पढ़ा हुआ आ गया, हमने जो मेहनत की उसमें से आ गया तो आसान है, नहीं आया तो टफ है, इतनी सी बात है बस। यहाँ बोलो, जो जिन बच्चों ने ढंग से रिवीजन नहीं किया, जिन बच्चों ने ढंग से मेहनत नहीं की, शिद्दत से अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दी, तो उनके लिए पेपर टफ रहता है। उनके लिए ये जो अपना रिजर्वेशन सिस्टम है वो आड़े आ जाता है, फिर वो सिलेक्शन के बाद बोलते हैं मैं तो OBC में होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं SC ST में होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं कैटेगरी में होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो उस बालिका या उस बालक को पूछो कि जनरल वालों का सिलेक्शन होते नहीं क्या, है ना। अगर एक्सक्यूज मिल गया ना, एक्सक्यूज, इसका मतलब शिद्दत थी ही नहीं, मतलब पढ़ाई को लेकर, या आगे नहीं है ना, हम गिर गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम लांछन दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, हम लांछन दे रहे हैं रिजर्वेशन को, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी एक हद तक सही भी है, गलत भी है ना। इसमें क्या है कि टाइम टाइम पे थोड़े से फिल्टर्स होने चाहिए कि जो फैमिलीज अब कैपेबल है उन वहाँ से रिजर्वेशन सिस्टम हट जाना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे ऐसा लगता है रिजर्वेशन और दे दो, है ना। चलो बच्चों, ये इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, पर अब यहाँ पे आ जाओ तुम, है ना, बस तुम पढ़ाई करो आराम से। तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर क्वेश्चन का डेटा आ जाए। और ऑप्शन इतने आसान है बच्चों कि देर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। हमें सर पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 ऑप्शंस नेगेटिव देंगे। अब a+b+c का होल स्क्वायर वर्बली करके देख लो, a² + b² + c² 10 आ गया, फिर 2ab, तो 2√6 आ गया, 2bc 2√15 आ गया, 2ca 2√10 आ गया, ठीक है। ऑप्शन से करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है जी। इफ 2a - 2/a + 3 = 0, तो देखो इन शुरू की 2 टर्म में से हम 2 कॉमन ले लें, तो अंदर बचा a - 1/a, और इस 3 को उधर ले चले, नेगेटिव होकर चला जाएगा। तो a - 1/a बच्चों कितना हो गया, -3/2, माइनस में माइनस की क्यूब निकालना भी 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ाया था तुम्हारे को, n³ + 3n, याद आ गया। माइनस में माइनस का ट्रिपल करते हैं तो n³ + 3n, प्लस से प्लस में जाते हैं तो n³ - 3n, है ना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डिमांड 2 ऐड कर दो, इधर भी 2 ऐड कर दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने बोला है हमारे को। कैलकुलेशन कर लेना, वॉट एवर आंसर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करनी है तुम्हारे को, ठीक है। आराम से बाद में वीडियो को पॉज कर करके कैलकुलेशन करना, आंसर लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कर ही लो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन, तो 2 मिनट लगेंगे फटाफट से, 2 मिनट क्या 30 सेकंड लगेंगे, करना क्या है इसमें। आई थिंक
फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, आई एम नॉट श्योर, है ना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तुम कैलकुलेशन करके लगा लेना बच्चों। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन कर देंगे। एक्स टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। वन कब आएगा जी, जब ये जीरो होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है जी, 3abc होता है सर। फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर भाई। एवरी नॉन जीरो नंबर एज पावर जीरो बिकम्स वन, यानी कि जब पावर जीरो होगी तभी तो वन आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन की भावनाओं को समझो कि जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां पर पावर 2 है और जो क्वेश्चन ने पूछी है उसमें पावर 4 है। तो सर ये तो तभी पॉसिबल है, तभी बैठ सकता है हमारा सिस्टम जब हम इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ, तभी पावर 4 आने के संकेत है हमारे पास थोड़े थोड़े, अदरवाइज तो कैसे आएंगे। तो कर दें पावर 4 फिर अपन, ठीक है, आओ। तो x टू दी पावर 4 प्लस 4, है ना, प्लस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 4x स्क्वायर। ठीक है, अभी वैल्यूज यहाँ पर बैलेंस करते हुए आप रखो और आंसर पाओ। या अगर आपको लग रहा है कोई वैल्यूज आप सोच सकते हो जो सेटिस्फाई कर रही हो तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। करो देखिए एक बार, ट्राई करो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो। पावर 4 तक हमें जाना है, क्या सोच सकते हो तुम इस क्वेश्चन के लिए बताओ। अब देखो बच्चों ना, ऐसे क्वेश्चंस का कोई फिक्स मेथड नहीं है कि ऐसे ही करें या वैसे ही करें, ये सब तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या देखा कि सर वहाँ स्क्वायर है, हमने पावर 4 कर दी तो यहाँ तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो x की पावर 4 की जगह हम माइनस का 4 रख दें, पर फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, दुविधा में फंस जाएंगे। तो काम करते हैं बच्चों फिर, है ना, क्या करें अपन, बहुत आसान सा सवाल है। सर एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है ना, इसकी जगह पहले अपन 2x रख लेते हैं, फिर देख लेंगे जो भी होगा, जो इतना तो करें। फिर कुछ बच्चों क्या लगता है फिर आगे क्या करेंगे, आगे तो कुछ स्ट्राइक ही नहीं हो रहा हमारे को। तो कोई बात नहीं, एक बार पेन तो चलाओ तुम, है ना, तुम्हें परसों का नहीं पता, कल का तो पता है ना कल क्या करना है। परसों का कल के बाद स्ट्राइक हो जाएगा। मैथ्स इसी सिद्धांत पे चलती है बच्चों, कोहरे की जैसे, एक एक कदम चलो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अगर आप एक जगह खड़े रहकर 100 मीटर दूर देखोगे तो दिखाई नहीं देगा ना। तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह मैंने 2x रख दिया। अब लग रहा है कि यार कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करें सर। कुछ भी है सर, x तो कॉमन ले ही सकते हैं, बाकी देख लेंगे जो भी होगा जो। टेकिंग x कॉमन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस 2 की जगह 2x माइनस एक्स स्क्वायर रख दो यहां से, है ना, ठीक है। रख देंगे। भाई यहां से देखो, तुम x कॉमन ले लिया, तुमने क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की जगह बच्चों क्या रख रहे हो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सर कुछ नहीं सोच रहा, x कॉमन ले लो, देख लेंगे जो भी होगा जो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x है, और ये माइनस 2x और ये दोनों मिलकर माइनस 2x, जीरो। एनीवन हु कोलाइड्स विद जीरो बिकम्स जीरो, जीरो से जो भी टकराएगा जीरो हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। बात जची नहीं जची बच्चों, बताओ समझ में आई तुम्हारी बात। फैन चलाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले, कि हर तरह का क्वेश्चन किया हुआ होगा तब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। बहुत आसान सा सवाल है जी, क्वेश्चन को देखते ही बात स्ट्राइक हो जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर ए का रोल एक्स अपॉन ए प्ले कर रहा है, बी का रोल वाई अपॉन बी प्ले कर रहा है, सी का रोल जेड अपॉन सी प्ले कर रहा है। तो सर ये एक काम करो, ए को उधर ले चलो, बी को इधर ले चलो और सी को भी इधर ले चलो। तो x अपॉन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, b माइनस सी आ गई। y अपॉन बी की जो वैल्यू है वो c माइनस ए आ गई, और z अपॉन सी की वैल्यू a माइनस बी आ गई। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, जीरो आ गया। तो इन तीनों का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 a b c।
तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात है। पड़ गई ना बच्चों बाहर? चीज़ें अपने आप स्ट्राइक होती है, प्रैक्टिस अच्छी होती है तो, है ना। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को देखकर अंदाजा लग गया कि यार तीनों का सम जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट, एक्स की पावर 5 प्लस 1 एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था तुम्हें, पावर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे, रिवाइज करवा रहा हूँ दोबारा। एक्स की पावर n प्लस 1/x की पावर n अगर 1 है और x टू दी पावर 3n, तो क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, और अगर ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1, है ना। ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पावर को 3 से गुणा करने पर ऐसा होता है। तो यहाँ पे x टू दी पावर 15 कितना हो जाएगा? -1। ये 90 15 का इवन टाइम्स मल्टीपल है, 15 6 की 90 है, तो +1 शुड बी योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में उन्हीं के आएंगे जिन्होंने मेहनत की हुई है, जिन्होंने एप्लीकेशन में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, पहले रेगुलर रहे हैं। पॉइंट ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पहले ट्रायंगल बना लो साहब। सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं ना, तो सेंट्रोइड इज व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। AD BE CF आर इट्स मीडियन। ठीक है जी। AOE का एरिया 15 है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOF। तो बच्चों मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि जो सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड, अगर आपने एप्लीकेशन में मेरे से पढ़ा हो ढंग से, तो सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल को 6 एरियाज में डिवाइड करता है। सारे के सारे इक्वल होते हैं जब रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ABC। यानी कि तुम ये ध्यान रखो, 6 के 6 डिब्बे बराबर होते हैं। BDOF में 2 डिब्बे आ रहे हैं, तो 15 दूना 30, 15 और ये 30, तो बस आंसर आएगा BDOF 30। खत्म बात, है ना। सेंट्रोइड इन 6 पोर्शन को इक्वली डिवाइड करता है, ध्यान रखना जब रेशियो निकालते हैं पर। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, होमवर्क में तुम्हें दे रहा हूँ। आज ज़्यादा होमवर्क नहीं दिए मैंने, कैलकुलेशन दी है, वो भी एंड वाली, बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो मैं तुम्हें क्या ही सिखाऊंगा, तुम इस स्तर पर हो बना, यू ऑल आर टीचर्स। चलो जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है आज अपने को ना। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स, हमने इन जनरल तुमने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं बच्चों, ऑर्थो सेंटर के, सेंट्रोइड के, सबके। पर मैंने एक बात तुम हमेशा बोली है कि जब भी ये सेंटर्स वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो एक प्रायोरिटी में रखनी है। एट फर्स्ट वी हैव टू चेक द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है, वरना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। तो डिस्टेंस आप वर्बली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, ये आ गया ए और बी की डिस्टेंस। अगर इसको तुम ए मानते हो ना, इसको बी और इसको सी, तो 4 आ रही है। बी सी की डिस्टेंस भी 4 आ रही है, सी ए की डिस्टेंस 1 और 3 4 आ रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सर हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, है ना, कोइंसिडेंटली। तो सर आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल दो, वही कोऑर्डिनेट इन सेंटर के होंगे। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो 3/3 1 आ गया, और ये √3 अपॉन ये 1/√3 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। देख लेना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई कैलकुलेशन अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए बच्चों, उनको अवॉइड कर देना, बस कैलकुलेशन तुम कर लेना, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। बोलो भाई, डन है मामला? बात समझ आ रही सभी के? नेक्स्ट आगे बढ़े। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। अब देखो, कल परसों मैंने एक क्वेश्चन तो मैं करवाया था और एक ज्ञान दिया था मैंने तुम्हारे को कि सरकम सेंटर, ओ सॉरी, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? याद है ना तुम्हारे को? तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है ना, वो आ रहे हैं बच्चों -3,5।
सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है तुम्हारे पास 3,3, और सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट तुम ले लो x, y, ये आ गया 2:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। एक निकाल के देता हूँ मैं तुम्हारे को। 3 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, 3×3 = 9, 9×3 = 12, 6 आ गया बच्चों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ऐसे y वाला निकाल लेना, ठीक है, कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल, 3 इक्वेशन गिवन है एक ट्रेंगल की, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सरकम सेंटर, इसके सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। अब बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, अटेम्प्ट करो, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, स्टार्ट करो, करो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। करें, शुरू करें, आओ। तो देखो बच्चों, इक्वेशन को देखकर ये लगाओ x+y और x-y, तो सर ये तो श्योर है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कोफिशिएंट्स इंटरचेंज विद साइन, है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपन ने, ये बना लिया बच्चों। एक इक्वेशन है x - y + 1 = 0, और एक है तुम्हारे पास x + y - 5 = 0। ठीक है, फिर ये हाइपोटेनस तुम ले लो y = 1। अब सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे होता। ऑर्थो सेंटर के लिए तुम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अब ये मिड पॉइंट निकालना है तुम्हें किसका, हाइपोटेनियस का। इसके लिए सर ये दोनों वर्टेक्स निकालने जरूरी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ये वाला वर्टेक्स आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये वर्टेक्स आएगा। सोल्व करना बहुत आसान है, वर्बली यू कैन सोल्व, डेटा बहुत आसान है। y = 1 यहाँ पे रखो, तो -4 उधर जाके +4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 1 पहले से है ही, y की वैल्यू 1 है ही हमारे पास, 1 यहाँ पे रख दो, तो x की वैल्यू 0 आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, तो 4 + 0/2, बहुत आराम से एक एक स्टेप करवा रहा हूँ बच्चों, 1 + 1/2, तो 2, 1 शुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्कम सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, मैंने एक बात तुम्हें बताई थी बच्चों कि जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस फॉर्म में गिवन है हमारे पास इस तरह से, या तो हम इनको स्प्लिट कर लें तो दो लाइंस अलग अलग बन जाएगी, तो m1 - m2/1 + m1 m2 = tan थीटा, एंगल आ जाएगा। अगर हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट मैंने इसका भी एक फॉर्मूला तुम्हारे को बताया था, याद है कि नहीं है, ट्वाइस ऑफ √h² - ab/a + b। ये लो जी, कंपेयर करें तो सर a की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, रख दो यहाँ पे। तो 2h की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 आई, 2 का स्क्वायर 4, a और b की 1 है, ये लो जी, a और b की 1 है, ये लो जी, तो 2√3/2, तो 60 डिग्री आंसर आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन। बच्चों रिवीजन प्रॉपर हो रहा है ना, देखो जो बच्चे शिद्दत से सेशन देख रहे हैं, प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ भी रहा है। मैं बहुत श्योर हूँ तुम सभी बच्चों एग्जाम के जस्ट बाद मुझे फ़ोन करोगे और एनालिसिस क्लास में बोलोगे सर बेहतरीन पेपर हुआ हमारा, है ना, पर शिद्दत से देखना पड़ेगा बच्चों ना। इक्वेशन ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया अभी, शायद इन जो भी सेशन चल रहे हैं ना तुम्हारे, ये हमारे KVS के, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पिछले 10 दिन में करवाया हो, 7 दिन में करवाया हो, है ना, हो रखा है ऑन यूट्यूब ही, है ना। फिर वर्बली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, x - 3y और 3x + y, इन दोनों लाइंस को देखकर सर ये अंदाजा लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कोफिशिएंट्स इंटरचेंज विद साइन, है ना। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना बच्चों, देखो ये दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है। जब किसी इक्वेशन ऑफ लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, मींस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा भाई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा।
और जो ये पूछ रहा है कि ये लाइन कहाँ से पास होगी, सर इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये भी उसी ऑर्थो सेंटर से पास होगा फिर, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, और पेन चला के सॉल्व कर लेना, पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है इसलिए स्किप कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक हमें वृत्त का समीकरण निकालना है जो कि मूल बिंदु से गुजरता है और इंटरसेप्ट ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे काटता है बच्चों। तो इसका डायग्राम थोड़ा इमेजिन कर पाओगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए। कुछ इस तरह से चाह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, ये 0,0 हो गया तुम्हारा, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे ए है, यानी ये लंबाई ए है, तो a,0 और ये 0,b। तो सर इसका मतलब ये डायमीटर हुआ। अब क्या करना चाह रहा है बस ये, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर वी हैव टू फाइंड आउट। क्या होती है इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ध्यान आ गया तुम्हारे को? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर 0। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। बस कहानी खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, पार पड़ रही है। बस टारगेट बच्चों कोई तुम्हें मोटिवेट करने का नहीं है, बस क्वेश्चन करना है, यही मोटिवेशन है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ही तुम्हारा एग्जाम बढ़िया होगा। मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपन कर पाएँ बिफोर एग्जाम, और कोई पैटर्न रहे ना, मतलब तुम्हारा एग्जाम स्पेसिफिक सारी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ, है ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स किस पे डिपेंड करती है बच्चों? सर्कल्स की पोजीशन पर, जैसा कि हमने पढ़ा। हमें पता है इफ सर्किल्स आर फार अवे टू ईच अदर, दूर दूर हैं तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स 4 होगी, टचिंग एक्सटर्नली तो 3 होंगी, टचिंग इंटरनली तो 1 होगी, इंटरसेक्टिंग तो 2 होंगी। उन सबके केसेस भी मैंने तुम्हें लिखवाए थे, टच कब करेगी, है ना, और इंटरसेक्ट कब करेगी, दूर दूर कब होगी। तो इन सभी के लिए आपको दोनों सर्किल्स के सेंटर और रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले। तो मैं C1 सर्किल का सेंटर बात करूँ तो बच्चों 0,0, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और रेडियस आर स्क्वायर, तो रेडियस इसकी 2 हो गई R1। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं C2, तो ये आ गया 3,4, क्योंकि माइनस जी माइनस एफ करोगे, हाफ हाफ करोगे, 2gx 2fy कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये C1 हो गया ना। अब R2 निकाल लें अपन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 24, क्योंकि माइनस होके उधर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 9 प्लस 16 25 प्लस 24 49 का रूट 7। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 3 4 5, और ये किसके बराबर आ रही है बच्चों? C1 C2 दिख रहा है तुम्हें, डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर आ रही है, R1 माइनस R2। तो डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर आने का मतलब हो गया बच्चों कि टचिंग इंटरनली ईच अदर, टचिंग इंटरनली ईच अदर मतलब ओनली वन कॉमन टेंजेंट। बार बड़ी बताओ हाँ या ना? टचिंग इंटरनली तो एक ही तो कॉमन टेंजेंट होगी। नेक्स्ट बढ़े फिर आगे, वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स व्हेन देयर वेट आर इक्वल टू देयर स्क्वायर। बच्चों कुछ कुछ मैंने तुम्हें बोला था कि जब स्टेटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो फिर हम मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो मैंने एक वेटेड अरिथमेटिक मीन तो पढ़ाया था और बोला था कि यहाँ पे एफ को डब्ल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, बात वही है ना। तो वेट ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स, है ना, वेट ऑफ मीन ऑफ, तो व्हेन देयर वेट आर इक्वल टू देयर स्क्वायर, तो पहले का वेट कितना है 1 का स्क्वायर, दूसरे का वेट कितना है 2 का स्क्वायर, तीसरे का वेट कितना है 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और nth का वेट कितना है
एन का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन नीचे तो समेशन ऑफ एफ आएगा, समेशन ऑफ वेट, वेट कितना है, वेट तो सर स्क्वायर में है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऊपर क्यूब बन गया, समेशन ऑफ एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले, देख रहे ना, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लो, n प्लस 1 से एक n प्लस 1 उड़ा दो, n से एक n उड़ा दो, ठीक है, कर लेना आराम से, कैलकुलेशन करनी है, श्योर नहीं हूँ मैं फोर्थ आएगा, कैलकुलेशन तुम्हारे वाले, करते रहना आराम से, आगे बढ़ते हैं अपन, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवा पाऊँ। इस क्वेश्चन को भी अगर अब तुम नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब, अभी थोड़ी देर पहले किया, आज ही किया अभी, प्रसरण एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, एन की वैल्यू भी दे देता है कई बार वो, कि 12 फर्स्ट प्राकृत संख्या का निकालो, 20 का निकालो, इस तरह से एन की वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। चलो जी करो बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर पाओगे बहुत आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ। देखो सबसे पहले हमें पता है कि सर ये डिवाइड तो होता नहीं है, इनवर्स होके जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स को हम बी ले लें, इसको सी ले लें, तो बी का इनवर्स इधर लेके जाना है। अब ये और पंगा है बच्चों, वी नो दैट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता, तो ये बी इंटू सी होगा, बी इनवर्स सी होगा या सी इंटू बी इनवर्स होगा। अब ये मैंने तुम्हें टेक्निक बताई थी कि देखो कि ये जो बी है जो उधर जा रहा है वो पहले से राइट में या लेफ्ट में है, ये ए के पहले से राइट में है तो उधर भी राइट में ही जाएगा बच्चों, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ए इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी का इनवर्स इंस्टेड ऑफ बी इनवर्स मल्टीप्लाई सी। अगर ये बी इधर रहता, ए इधर रहता, तो फिर ये भी इधर आके इधर ही रहता, गॉट इट, जिधर है उधर ले जाओ ना सर। 2/2 का तो इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना का डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था आपने, है ना, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड चेंज द साइन ऑफ अदर डायगोनल। तो एडजॉइंट का क्या है केवल, तो देखो बी इनवर्स निकालते हैं सबसे पहले अपन, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी तो बी का डिटर्मिनेंट निकाले अपन, तो ये आ गया -1 -1 आ रहा है बच्चों ना, और एडजॉइंट निकाले तो 1 उधर ले जाओ, -1 इधर, इंटरचेंज कर दिए और साइन चेंज कर दो इसके, ठीक है। तो -1/7 बाहर रख लो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। सी कौन है, सी है -4 1 7 7, और बी का इनवर्स हमने निकाल लिया 1 -2 -3 -1। बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लोगे क्या आराम से। 7 के मल्टीपल में आ रहा होगा 101%, कोई बात ही नहीं है इसमें, ऑप्शंस को देख के लग रहा है अपने को। तो देखो -4 इंटू 1 -4, 1 इंटू -3 -3, ठीक है। आगे बढ़ो, -4 इंटू -2 प्लस का 8, 1 -1 -1, ये आ गया माइनस का 7, 7 से 7 कट गया तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1, थर्ड ऑप्शन में ही है बच्चों, आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लो यूनिक ऑप्शन मिल गया ना हमारे को भाई। -1/7 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, देखो -4 इंटू 1 और 1 इंटू -3, माइनस का 7, ये माइनस के 7 से करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, सोल्व करने पर। और ये देखो -4 इंटू -2 प्लस का 8 और -1 7, -1/7 से करोगे तो -1, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ -1 आएगा, तो ओनली थर्ड ऑप्शन में ही है कैलकुलेशन, और बाकी पूरा भी मैच कर लेना, तुम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ये कर लिया अपन ने घनी बार बच्चों ना, ये भी कर लिया अपन ने, ये भी हो गया। इसमें मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, फिर तुम आराम से कर लोगे ना इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z आयोटा z, z प्लस आयोटा z, है ना।
तो देखो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हो गए हमारे पास, जेड का मतलब हो गया बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वर्टेक्स हो गए एक्स कोमा वाई, इमेजिनरी को एज ए वाई एक्सिस लेते हैं अपन, है ना। आयोटा जेड, आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा एक्स और आयोटा स्क्वायर -1, ये आ गया रियल तो -1 और इमेजिनरी एक्स। थर्ड इन दोनों का एडिशन, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस का वाई, ठीक है। ये आ गया z प्लस आयोटा z। तो रियल पार्ट तुम्हारे पास कितना आ गया बच्चों, x माइनस वाई, और इमेजिनरी कितना आ गया, आयोटा कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 ही तो बचा। x में आयोटा x जोड़ा, आयोटा y में ये जोड़ा बच्चों, y भी तो लिखा है, y नहीं लिखा मैंने यार, है ना। तो x प्लस वाई, ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स आ गए। अब सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, जनरल फॉर्मूला लगा के। तो बच्चों आज शायद हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक कर लिए, पहले की तुलना में तो ज़्यादा कर लिया है ना। चलो बढ़िया है, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और फिर कोशिश करूंगा कल से अपन लाइव ही लें, है ना, प्रीमियर ना लगा के। तो अब तक ये जितने भी सेशन हो रहे हैं प्लेलिस्ट में जो मैं ऐड करता जा रहा हूँ, ये सारे के सारे फेयर कॉपी में होने चाहिए, और एक क्वेश्चन बैंक रेडी होना चाहिए तुम्हारे पास, ताकि एग्जाम से 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब उस नोटबुक को तुम यूं पन्ने पलटोगे ना, फिर तुम्हें मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है, उससे तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। टेस्ट देते रहना, करते रहो, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्टली डू कॉल में, मेरे नंबर सबके पास है। खुश रहो, मस्त रहो, शेयर भी करो। नमस्कार, राधे राधे बच्चों, ठीक है। DSSB वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे इनके एग्जाम हो जाएंगे तुम्हारे स्पेसिफिक सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी, जो मैंने तुम्हारे लिए रिवीजन क्लासेस और अपलोड कर दी है, DSSB वाले बैच की बात कर रहा हूँ, है ना, देखना आप, उसमें कम से कम 10-15 क्लासेस मैंने और ऐड कर दी तुम्हारे लिए, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए उनको करो, फिर अपन लाइव पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर KVSE हमारे। नमस्कार बच्चों, राधे राधे।